हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज बेटा अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है क्या, इंटरफ्रेंस इन ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। क्या क्या इंटरफ्रेंस होता है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर इन कहूँ क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटरफ्रेंस इन ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, क्या क्या एप्लीकेशंस होगी उसको अपन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है जहाँ पर इंटरफ्रेंस फिनोमिना अपनी एप्लीकेशन शो करता है। वो कौन सा है? एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ऑन ग्लास। किसके अंदर बताता है? एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के बारे में बताता है। किसके अंदर? ग्लास में। जब किसी लाइट को पास किया जाता है थ्रू अ ग्लास प्लेट, किसके अंदर से पास करते हैं अपन ये सारा काम? ग्लास प्लेट में से पास करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एंटी रिफ्लेक्टिंग मतलब कोई हमारे पास जैसे सेल फोन का कवर वगैरह होता है जहाँ पर कई लाइट्स होती है, जैसे कोई लेज़र लाइट डाली जाती है या टैंपर वगैरह होते हैं जिसके अंदर से लाइट आराम से पास हो जाती है, या कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती। तो ये सब चीज़ें हमारी एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के अंदर आता है। से जैसे अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास एक ग्लास है, अभी आपको पीछे भी ये फिगर दिखाई दे सकता है, ये ग्लास है। इस ग्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी बीम बनी हुई है। अब मैंने कोई इंसिडेंट बीम इसमें से भेजी और वो इंसिडेंट बीम यहाँ से पास होती है, वो इसके अंदर चली गई, तो इसको इंसिडेंट बीम कहते हैं। अब अगर बाई चांस ये तो मैंने अंदर की तरफ भेजा है, अगर मैं इसको बाहर की तरफ निकालूँ, रिफ्लेक्ट करूँ, मतलब ये ग्लास से यहाँ से टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो भी ऐसी की ऐसी होगी, जो वापस से रिवर्स बैक आएगी। एंड देन एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जब मैं यहाँ पर ग्लास में लगा दूंगा तो रिफ्लेक्टेड वेव एक फिल्म की तरह मुझे दिखाई देने लगेगी, मतलब डॉटेड फॉर्मेट में, लाइक दिस, ऐसे डॉटेड में दिखाई देने लगेगी। तो ये सब चीज़ें मेरी किसके अंदर आती है बेटा? एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के अंदर आता है। तो ध्यान से इसके जनरलाइजेशन को देखना कैसे काम करता है, लिसन केयरफुली। सबसे पहले ऑलमोस्ट जो रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ लॉस्ट होता है वो हमारा 6% का लॉस्ट अपन कहते हैं कि जो भी हमारे पास अबाउट 4 to 6% हमारे पास जब वैन लाइट पासेस थ्रू द ग्लास प्लेट, उसमें से 4 से 6% का रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी लाइट क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें तो जो भी रिफ्लेक्टिविटी होती है किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो कितना वेरी करता है? R इक्वल टू म्यू माइनस का 1 अपॉन म्यू प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, यानी 4% क्रोन ग्लास का होता है जो हमारे पास इसके अंदर वेरी करता है म्यू इक्वल टू कितना? 1.5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से? ग्लास से, फ्रॉम द लेंस में से, जैसे लेंस में से टकरा रही नहीं हमारे पास और है प्रेजेंट, ये डिक्रीज होता चला जाएगा टू अ मिनिमम बाय कोटिंग अ थिन फिल्म, जहाँ पर एक अपन बहुत पतली फिल्म बनाएंगे प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंड प्रॉपर थिकनेस की एक फिल्म तैयार करके देंगे, किसमें? अंदर ग्लास के सरफेस में। तो जो भी एंटी रिफ्लेक्शन होगा वो बताएगा, प्रूव करेगा, क्वाइट यूजफुल इन ऑल ऑप्टिकल डिवाइसेस। वो सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस में, मतलब जैसे कैमरा, टेलीस्कोप, मल्टीपल लेंसेज, जैसे आप लोग आजकल कैमरेज देख रहे होंगे, 4 कैमरे एक के अंदर आ रहे हैं, 4 लेंसेज एक के अंदर आ रहे हैं, तो वो सब क्या है? वो रिफ्लेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। वही एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है जो आपको ग्लासेस के अंदर दिखाई देती है। जैसे एक नॉर्मल सेल फोन की बात करें, वीवो के बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास आ रहे हैं जो अलग अलग चीज़ें बता रही है, उनके अंदर एक के अंदर बहुत सारे लेंसेज होते हैं, तो अंदर पूरी लाइट अंदर तक नहीं पहुंच पाती। तो जितनी कम लाइट अंदर की तरफ जाएगी उतना ही हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है? एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके पीछे जो आइडिया होता है, आइडिया बिहाइंड एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के पीछे जो भी आइडिया है, इज दैट द क्रिएशन ऑफ अ डबल इंटरफ्रेंस। इसका काम क्या है? क्या क्रिएट कर रहा है? ये डबल इंटरफ्रेंस को क्रिएट कर रहा है। किसके थ्रू? एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म के थ्रू। गिव्स 2 रिफ्लेक्टेड रेज, इसके अंदर 2 रिफ्लेक्टेड रेज को बताया जाता है। इफ दीज वेव्स आर ऑफ नियरली, अगर ये इक्वल एम्पलीट्यूड की है, मतलब एंड 180 डिग्री आउट ऑफ फेज वेरी कर रहा है, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस यहाँ पर अकर होगा एंड नो रिफ्लेक्टेड रे विल इमर्ज फ्रॉम द फिल्म, और कोई रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से इमर्ज नहीं हो पाएगी। किसके अंदर? फिल्म के अंदर। तो जो भी मटेरियल कोटिंग अब प्रॉपरली तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, सच डैट जो भी रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी फ्रॉम ग्लास सरफेस फ्रॉम द कोटिंग शुड बी नियरली किसके बराबर होगा? उसके एम्पलीट्यूड का। मतलब जितना भी मटेरियल अपन यूज़ कर रहे हैं कोटिंग के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए, वो इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है कि जो भी रिफ्लेक्टेड वेव है कहाँ से? ग्लास सरफेस से कहाँ तक फ्रॉम द कोटिंग शुड बी नियरली, हमेशा वो किसके बराबर होती है? एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। ठीक है, और जो भी एम्पलीट्यूड हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे में से निकलता है वो फर्स्ट सरफेस से, मतलब एयर टू कोटिंग के अंदर बताया जाता है, जहाँ पर A1 अपन कहते हैं म्यू सी माइनस का 1 अपॉन म्यू सी प्लस का कितना? 1। ये बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कितना इन हो गया है और कितना उसका मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड हमारा जनरेट हुआ। इसी म्यू सी के रेस्पेक्ट में अगर अपन एम्पलीट्यूड सेकंड रिफ्लेक्शन के अंदर देखें तो ग्लास से टकरा करके वो किस तरीके से जनरेट हो रही है उसको भी अपन देख सकते हैं, जो आपका A2 कहलाता है अनादर एम्पलीट्यूड जो इंडिकेट। देखो पहले वाला एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, दूसरे वाला एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर ग्लास सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया है। यानी म्यू जो था, इस म्यू सी को आप म्यू लिखोगे और म्यू को करोगे म्यू जी माइनस का म्यू सी, तो म्यू जी अपॉन का म्यू सी, तो एलसीएम लेने के बाद वो म्यू जी माइनस म्यू सी अपॉन म्यू जी प्लस का म्यू सी हो जाएगा। ठीक है, तो वो एम्पलीट्यूड बन जाता है। अब ये जो म्यू जी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ग्लास का। तो जो भी इक्वलिटी होती है एम्पलीट्यूड में, दो रिफ्लेक्टेड रेज की, उन दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड को मैंने यहाँ इक्वेट कर दिया, हो गया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, म्यू सी इसको, ये वाली टर्म को इसके साथ और ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू सी इंटू म्यू जी, फिर म्यू सी स्क्वायर, फिर माइनस का म्यू जी माइनस का म्यू सी। सिमिलरली इसको इसके साथ कर दो तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। कुछ कट रहा है मटेरियल कट कर देना, म्यू जी म्यू सी से म्यू जी कट हो जाएगा, म्यू सी है ना, क्योंकि सेम साइन के हैं। माइनस म्यू सी से माइनस का म्यू सी कट जाएगा, म्यू जी डबल हो जाएंगे और म्यू सी स्क्वायर भी डबल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, म्यू सी की वैल्यू अंडर रूट म्यू जी आ जाएगा। यानी अपन कह देंगे कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कोटिंग में है शुड भी हमेशा वो कम होगा ग्लास से एंड इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, और वो किसके, इसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। यानी अगर मैं कोई 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कंडीशन लूँ, वो एक थिकनेस को बताती है, कोटिंग की थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, मतलब अगर मैंने यही वेव आउट ऑफ 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में इंडिकेट कर दिया तो वो हमेशा क्या रहता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस वेरी करता है। अगर थिकनेस किसी कोटिंग की और फिल्म की अगर वो टी हो गई, देन जो भी ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस होगा बिटवीन द टू वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टू सरफेस, जो रिफ्लेक्ट होगा दो सरफेस से, वो कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी, ये पार्ट डिफरेंस है डेल्टा, 2 म्यू टी कॉस में कितना हो जाएगा, आर को आप नॉर्मल इंसिडेंस की फॉर्मेट में इंडिकेट, यानी 2 म्यू टी, आर की वैल्यू कितनी कर दी, 0, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 1। अब जैसे ये पार्ट डिफरेंस आया अपन उसका मिनिमम थिकनेस को निकाल सकते हैं। तो बोथ ये दो वेव्स जो हैं रिफ्लेक्ट जो हुई है डेंसर मीडियम से, सो एडिशनल पार्ट डिफरेंस हमारे पास यहाँ बनेगा जो किसी भी रिफ्लेक्टेड वेव को कैंसिल करने में मदद करेगा। तो जो भी हमारी टू वेव्स विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, ये कैसे इंटरफेयर करेगा, डिस्ट्रक्टिवली। और डिस्ट्रक्टिवली के अंदर अपन ने बताया था तुम्हें कि 2n प्लस का 1 λ/2 होता है, जो सेकंड नंबर का वीडियो था। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव याद आया ना, एक में n लैम्डा लेते हैं, एक में 2n प्लस का 1 λ/2 लेते हैं डिस्ट्रक्टिव में। तो इसी थिकनेस को 2 म्यू टी को अपन 2n प्लस का 1 λ/2 के बराबर इक्वेट कर देंगे। यानी जो मिनिमम थिकनेस है वो टी मिनिमम हमारे पास कैसे आएगी, जब n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी 2 म्यू टी मिनिमम λ/2 हो गया, यानी टी मिनिमम कितना हो गया, लैम्डा अपॉन में 4 म्यू सी आ गया। ये वो थिकनेस है जो मेरे को यहाँ पर दिखाई दी। ये आपको पूरा किस में करना है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के अंदर करना है। नाउ जो सेकंड एप्लीकेशन आती है वो आती है आपकी इंटरफ्रेंस फिल्टर। ध्यान से देखना बेटा, कौन सी आती है, इंटरफ्रेंस फिल्टर आता है। अब ये क्या बीमारी है, ये क्या चीज़ है, जैसे कोई लाइट ऊपर से आई, ये यहाँ से टकरा करके कुछ तो उधर चल जाएगी, रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ अंदर की तरफ आ जाएगी, इंसिडेंट हो गया, अंदर की तरफ आई तो रिफ्लेक्शन, और बाहर की तरफ गई तो रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्ट हो गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसे हमारी दो वेव्स आपस में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो जाती है। कई स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ अपन यहाँ देखते हैं किसका, लाइट का, जहाँ पर बहुत नैरो फ्रिक्वेंसी बैंड की ज़रूरत होती है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय, मतलब मैं बहुत स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ करता हूँ, तो जो भी लाइट हमारी नैरो फ्रिक्वेंसी बैंड पर काम करती है वो ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अपन देखते हैं इंटरफ्रेंस फिल्टर के थ्रू। क्या प्रिंसिपल है, जो भी डिज़ाइन है हमारे इंटरफ्रेंस फिल्टर का वो किस पे बेस्ड है, फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर में। मतलब इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है इंटरफ्रेंस फिल्टर का वो फैब्री पैरोट है। इसको असेंशियली इसके अंदर 2 ग्लास प्लेट होती है, देखो एक ए है और एक बी है, 2 ग्लास प्लेट है, सेपरेटेड बाय अ थिन फिल्म। इसको अपन एक बहुत पतली फिल्म के साथ अलग अलग किया, ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ मटेरियल। जो भी इनर सरफेस है ग्लास प्लेट का उसको कोट किया रिफ्लेक्टिंग मेटल फिल्म के साथ। मतलब अपने इसके ऊपर मेटल फिल्म चढ़ाई, तभी तो इतना मोटा मोटा दिख रहा है, ए और बी, है ना, विच रिफ्लेक्ट अबाउट 75% ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो 75% लाइट को तो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अब बाकी की जो बचेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, लेट P1 और P2 अपन ने 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने किसके, 2 ग्लास प्लेट के। ये रहा P1 और ये P2, 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने ग्लास प्लेट के, है ना, A एंड B। जो कौन सी ग्लास प्लेट है, A और B है।
सपोज एक बीम अपन ने ली वाइट लाइट की, जो सीधा अपन ने सिस्टम के ऊपर डाला। वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कहाँ पर, सिस्टम पर। ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से एंड ट्रांसमिशन की वजह से, मतलब ये रिफ्लेक्शन हुआ है अंदर की तरफ, ट्रांसमिशन हुआ है एट द सरफेस, जो P1 और P2 से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो रहा है, सेट ऑफ पैरेलल रेज अपने को यहाँ मिलेंगी रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड साइड पर। ठीक है, कुछ पैरेलल रेज, देखो कुछ तो टकरा करके अंदर आ रही है, कुछ पैरेलल रेज ये अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को इंडिकेट कर रही है। ईच जितने भी सेट ऑफ वेव्स हैं आर कोहेरेंट, ये एक जैसे होंगे एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस। और किसको प्रोड्यूस करेंगी, इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब यहीं पर ही अपन ने एक ट्रांसमिटेड बीम को भी ले लिया। देयर विल बी अ कांस्टेंट पाथ डिफरेंस होगा 2 म्यू टी कितना कॉस आर, जो कि ये है, बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव बीम्स, कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव बीम्स में बनेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन दीज बीम अकर वैन, ये कब अकर होगा, जब 2 म्यू टी कॉस आर किसके बराबर हो जाएगा, एन लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव वाला एन लैम्डा में और डिस्ट्रक्टिव वाला 2n+1, यानी पिछले वाले जब एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग अपन ने पढ़ा था तो उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव वाले पे काम कर रहा था, यहाँ पर वो चीज़ कंस्ट्रक्टिव वाले पे काम कर रही है, तो यहाँ पर वो एन लैम्डा के बराबर होगा, जहाँ पर एन हमारा 1 2 3 4 काम करेगा। अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस की बात करूँगा तो इंसिडेंट वेव हमारी 0 हो जाएगी और इसका वेवलेंथ अपन मैक्सिमा की कंडीशन से निकाल सकते हैं। और वो मैक्सिमा की कंडीशन वही, आर को 0 कर देना, cos 0 1 हो जाएगा, तो 2 म्यू टी इक्वल टू एन लैम्डा। अगर एन की वैल्यू 1 कर दूंगा तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 2 म्यू टी आ जाएगा। लैम्डा पहले से हमारा 2 म्यू टी कॉस आर है, तो 2 म्यू टी कॉस आर को लिख दिया बेटा, क्या ये देखो नीचे की तरफ बता रखा है, √1 क्योंकि हम जानते हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जानते हो नहीं जानते, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो √1 साइन स्क्वायर कर दूंगा, तो वही काम यहाँ किया है, साइन की वैल्यू पुट कर दी, स्नेल्स लॉ वाला याद आया फंडा स्नेल्स लॉ का, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, है ना, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू, 1 म्यू 2 होता है वैसे तो, पर अभी म्यू, तो मुझे साइन आर की वैल्यू चाहिए तो साइन आर को ऊपर भेज देना, स्नेल्स लॉ यही कहता था। तो म्यू नीचे आ जाएगा, तो साइन आर की जगह रख दिया साइन स्क्वायर आई अपॉन में म्यू स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, तो यहाँ से हमारा वेव लैम्डा आ जाएगा, इसको लिख देना लैम्डा नॉट 1 - अंडर रूट साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या बना, इंटरफेरेंस फिल्टर। अब इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन आती है, ध्यान से देखना कंस्ट्रक्शन क्या कहती है बेटा, बहुत ही ईजी है। इंटरफेरेंस फिल्टर को अपन प्रिपेयर करते हैं मॉडर्न वैक्यूम डिपोजिशन टेक्निक के थ्रू, जहाँ पर एक बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जाता है और उसके ऊपर डबल कोटिंग की जाती है, ऊपर एक मेटेलिक फिल्म, नीचे एक मेटेलिक फिल्म और ऊपर ग्लास प्लेट से साथ, इस तरीके से ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा कवर किया जाता है और इसी को आप इंटरफेरेंस फिल्टर कहते हो, कोई लाइट अंदर की तरफ नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो इंटरफेरेंस फिल्टर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मॉडर्न वैक्यूम डिपोजिशन टेक्निक के थ्रू होगा। जो भी थिन मेटेलिक फिल्म होगी जैसे एल्यूमिनियम की या सिल्वर की, उसको अपन डिपॉजिट कर देंगे कहाँ पर, सबस्ट्रेट में, मतलब डाल देंगे सबस्ट्रेट के अंदर बाय वैक्यूम डिपोजिशन टेक्निक। अब वैक्यूम डिपोजिशन टेक्निक आपको आनी चाहिए, जहाँ पर अपन कोई भी सबस्ट्रेट का टुकड़ा लेते हैं, जैसे पी टाइप का सबस्ट्रेट का टुकड़ा लिया तो उसके अंदर इम्प्योरिटी डालते हैं अपन, एन टाइप की इम्प्योरिटी डालते हैं और फिर उसके अंदर सोर्स, ड्रेन और गेट का हमारा जनरलाइजेशन होता है। ठीक है, ऐसा हमारा वैक्यूम डिपोजिशन टेक्निक होती है। फिर एचिंग वगैरह, मास्किंग वगैरह करते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो बाद में बता लेंगे कभी। देन अ थिन लेयर ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे क्रायोलाइट इज डिपॉजिट। एक बार मैंने उसके अंदर एल्यूमिनियम और सिल्वर को डिपॉजिट कर दिया, किससे, VBT वैक्यूम डिपोजिशन टेक्निक के थ्रू। तो जो भी थिन लेयर्स होंगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जैसे क्रायोलाइट इज, उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक अनादर सिमिलर मेटेलिक फिल्म को भी डिपॉजिट कर देते हैं, दूसरी एक और फिल्म लगा दी जाती है। टू प्रोटेक्ट दिस फिल्म, इस फिल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, कहाँ से, डैमेज, अनादर ग्लास प्लेट इज प्लेस ओवर इट, मतलब इसको बचाया जाएगा किसी भी डैमेज से, तो उसके लिए एक ग्लास प्लेट इसके ऊपर रख दी जाती है, ये रख दी अपन ने यहाँ पर। यही अरेंजमेंट हमारा कहलाता है फैब्री पैरोट स्ट्रक्चर, 2 ग्लास प्लेट के बीच का, जहाँ पर अपन वेरी कराते हैं किसको, थिकनेस को, किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। सच इंटरफेरेंस फिल्टर को यूज़ किया जाता है ताकि अपन ऑब्टेन कर सकें एक बीम ऑफ एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बीम तैयार कर लेंगे। एक्चुअली एक नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ तैयार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा पीक्ड होगा अबाउट द पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ, मतलब बहुत मैक्सिमम होगा। और जो भी शार्पनेस होगी इस ट्रांसमिटेड स्पेक्ट्रम की, उसको अपन डिटरमाइन कर लेंगे किसके थ्रू, रिफ्लेक्टिविटी के थ्रू, जो मेटेलिक सरफेस के ऊपर होगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में द लार्जर द रिफ्लेक्टिविटी, नैरोवर इज द ट्रांसमिटेड स्पेक्ट्रम। जितना ज़्यादा मेरी रिफ्लेक्टिविटी होगी
उतना ही सकड़ा मेरा क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द थिकनेस, और फिर थिकनेस को बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी भी मेटेलिक फिल्म के लिए। कितना, इनडेफिनेटली, कितना भी ज़्यादा। तो मैं उससे मतलब जैसे मैंने इसको ग्लास प्लेट से फिक्स कर दिया, अब मैं इस डाइलेक्ट्रिक को और बढ़ाना चाहूँ तो नहीं बढ़ा पाऊँगा। अब मुझे इस ग्लास प्लेट को रिमूव करना ही पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग दूसरी तरीके की इचिंग करनी ही पड़ेगी, तब जा करके होगा। सिंस दिस वुड रिड्यूस द, इसलिए वो इंटेंसिटी को कम कर देता है ट्रांसमिटेड लाइट की। तो टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी ऑफ मेटेलिक फिल्म, अगर मुझे किसी भी मेटेलिक फिल्म की डिफ़िकल्टी को कम करना है तो आर रिप्लेस बाय, तो उसको डाई इलेक्ट्रिक फिल्म के थ्रू अपन क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। समझ गए? तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है किसका, इंटरफ्रेंस फिल्टर का, जहाँ पर अपन ने कोटिंग पे कोटिंग चढ़ा करके किसी भी अंदर वाली जो मेन चीज़ है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। और ये टोटल एक्सपेरिमेंट हमारा फैवरी पैरोट स्ट्रक्चर कहलाता है, जहाँ पर अपन सबसे पहला काम वेपर फेस को डिपॉजिट करने का होता है, दूसरा थिकनेस को बार बार डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस को वेरी कराना हमारे लिए इस इंटरफेरेंस फिल्टर के अंदर किसके थ्रू होता है, वेवलेंथ के थ्रू होता है। और जहाँ पर अपन बहुत नैरो बैंड और वेवलेंथ को लेते हैं जो एक शार्प पीक स्पेक्ट्रम को जनरेट करके देता है, ठीक है। बट ये थिकनेस को बढ़ाने में कई बार दिक्कत देता है किसकी, मेटेलिक फिल्म की, कि मैं चाहूँ कि मैं बहुत सारा बढ़ा सकता हूँ इंडेफिनिट टाइम, तो उसके लिए दिक्कत देगा, ठीक है। समझ गया इंटरफेरेंस फिल्टर क्या है? चलो अच्छे से कर लो। बाकी फिर अपन इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था हमारे पास, कौन सा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। फिर अपन नया शुरू करेंगे, कौन सा, डिफ्रैक्शन वाला, ठीक है। ओके बाय। अच्छे से तैयार कर लो चैप्टर को, कोई डाउट आया तो डिस्कस कर लेना।